स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, इस बीच कई अभ्यर्थी घबराए हुए हैं कि अब उनकी भर्तियों का क्या होगा। इस बारे में आज हम स्थिति स्पष्ट करने वाले हैं। कौन सी भर्तियां फंस गई हैं और किसमें अभी भी प्रोसेस पूरा हो सकता है, ये जानकारी बिल्कुल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तकरीबन 8 से 10 भर्तियों का उल्लेख आज इस बुलेटिन में हम करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त उपचुनाव में जो नया ट्विस्ट यहां सामने आ गया है, उससे संबंधित अपडेट भी देंगे, क्योंकि 6 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव होना है, जिसे लेकर शेड्यूल भी सामने आ चुका है। लेकिन नया ट्विस्ट इसमें क्या है, इससे संबंधित जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इलेक्शन शेड्यूल में भी एक दफा फिर बदलाव किया गया है आज ही के दिन रविवार को, और कहां यह बदलाव हुआ है, अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहां है, इनसे जुड़ी जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, यानी कि इनके शेड्यूल को लेकर, इनके दौरे से जुड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। पुलिस और पटवारी भर्ती पर अब आगे क्या होने वाला है, अपडेट देंगे। JOAIT पोस्ट कोड 817 की ओर से लगातार सवाल किया जा रहा है कि कब इनका रिजल्ट घोषित होगा, कैसे होगा, कहीं आचार संहिता का प्रभाव अब दोबारा से इनके पोस्ट कोड पर तो नहीं पड़ने वाला है। तो ये भी सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत एक घटना से करना चाहेंगे। दरअसल नेशनल हाईवे 707 बंद बताया जा रहा है, और कारण ये है कि बार बार यहां पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। भूस्खलन होने का मामला यहां पर सामने आया है, जिसका बड़ा कारण ये है कि कटिंग यहां पर गलत हो गई थी और अब स्थानीय लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पिछले 3 घंटे से ये नेशनल हाईवे बंद है और सफर करने वाले लोगों को कई परेशानियां देखनी पड़ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि गनीमत देखिए क्या रही कि जिस वक्त ये भूस्खलन हुआ या मलबा पहाड़ी से नीचे आ रहा था, तो कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था और कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। एक तरह से बड़ा हादसा होने से टल गया है। लेकिन अभी तक यहाँ रिस्टोरेशन का वर्क शुरू नहीं हो पाया। कारण इसका बड़ा ये है कि बार बार मलबा नीचे गिर रहा है, जिस वजह से अभी वहां मजदूरों को या बाकी कर्मचारियों को ये रिस्टोरेशन करने के लिए नहीं भेजा जा सकता है। इसीलिए पिछले 3 घंटे से नेशनल हाईवे 707 पर इंतजार बना हुआ है सफर करने वालों का कि कब ये मार्ग उनके लिए खुल पाएगा। और कुछ एक लोग जो कि इस मार्ग से सफर करने वाले हैं, विशेष तौर से उनके लिए हम ये जानकारी लेकर आए हैं, ताकि पहले ही उन्हें अलर्ट कर सके कि वहां पर किस तरह की परिस्थितियां बनी हैं। आज देखिए, एक ट्रैक्टर चालक की मौत का भी यहां मामला सामने आया है। दरअसल ढलियारा स्थित सत्संग घर के समीप एक तीखे मोड़ पर ये ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि जैसे ही इस तीखे मोड़ से ट्रैक्टर गुजर रहा था, तो उसी वक्त इसका जो टायर था वो खुलकर गिर गया, और जैसे ही ट्रैक्टर का टायर निकला तो अपनी जान बचाने की कोशिश में चालक ने छलांग मारी। लेकिन वहां लोहे की कुछ पाइप थी, जिनसे ट्रैक्टर चालक टकरा गया और चालक के सिर पर गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कुछ एक सवारियां भी इस ट्रैक्टर में थी, जो कि दर्शन के लिए सत्संग की ओर जा रही थी। और ये जो श्रद्धालु हैं, ये सभी पंजाब के फिरोजपुर के बताए जा रहे हैं। हालांकि जो ट्रैक्टर चालक है जिसकी मौत हुई है, ये भी पंजाब के फिरोजपुर का है, और अभी पोस्टमार्टम के लिए इसका शव पुलिस की ओर से भिजवा दिया गया है। बाकी की जांच भी की जा रही है। यानी कि माना यह जा रहा है श्रद्धालुओं की ओर से कि उनकी जान इसलिए बची, उन्होंने छलांग नहीं मारी। ट्रैक्टर चालक ने जल्दबाजी में छलांग मारने की कोशिश की। उसे लगा कि अब टायर खुल गया है, कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, जान चली जाएगी, और जान बचाने के लिए जैसे ही उसने छलांग मारी तो लोहे की पाइप से उसका सिर टकरा गया और मौके पर ही उसकी मौत होने का मामला सामने आया है। देखिए, आज सरकार की 3 चुनौतियों को गिनवाया गया है। ये प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की ओर से 3 चुनौतियां बताई गई है, जिसमें सफलता भी कांग्रेस सरकार ने हासिल की है। पहली बात उनकी ओर से ये कही गई कि अभी 15 महीने ही सरकार को बने हुए हैं, लेकिन देखा जा सकता है कि 3 बड़ी चुनौतियां उनके समक्ष आ गई। पहली चुनौती वो थी कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य कोषागार पूरी तरह से खाली था, और उसी बीच OPS भी बहाल की गई। यानी कि बड़ी चुनौती थी कि कैसे कर्मचारियों की ये देनदारियां पूरी करने हैं, कैसे उनके लिए OPS बहाल करनी है। लेकिन फिर भी सुक्खू सरकार पीछे नहीं हटी, अपना वायदा उन्होंने पूरा किया और रेवेन्यू जुटाने की कोशिश की। दूसरी बात नरेश चौहान की ओर से ये कही गई है कि दूसरी चुनौती जब आई तो वो प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन इससे निपटने में भी सरकार पूरी तरह से सफल रही, और तो और प्रभावितों को भी इस तरह से मदद दी गई जैसा आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। तीसरी चुनौती का उल्लेख उन्होंने अभी की परिस्थितियों से किया है कि अभी हाल
ही में राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन गई थी जो बहुत ज्यादा गंभीर थी। हर ओर यही चर्चा थी कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने यहां भी बागी विधायकों को और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया। सरकार अभी भी अपनी उसी कार्यप्रणाली के साथ काम कर रही है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन इससे भी सुक्खू सरकार पूरी तरह से निपटने में कामयाब रही है और जनता ने भी ये देखा है। और इन 3 चुनौतियों में कैसे सफलता हासिल की कांग्रेस सरकार ने, यही देखकर जनादेश लोकसभा चुनावों में और उपचुनावों में कांग्रेस को मिलने वाला है। ये दावा आज उनकी ओर से किया गया है। अगली बात ग्राम रोजगार सेवकों से जुड़ी करना चाहेंगे। दरअसल अभी भी कुछ एक सेवकों की ओर से ये अपडेट सामने आई हैं, क्योंकि मनरेगा के तहत ग्राम रोजगार सेवक अपनी सेवाएं देते हैं, तो इनकी वेतन नहीं मिल पाई है। मनरेगा ग्रांट एक बार फिर से खत्म हो गई है। ठीक 4 से 5 महीने पहले भी ऐसी ही समस्या का इन्होंने सामना किया था। बार बार जैसे ही ये ग्रांट खत्म होती है तो इनका वेतन भी रुक जाता है। इसलिए एक दफा इन्होंने फिर मांग रखी है मंत्री अनिरुद्ध सिंह से कि जो रिवॉल्विंग फंड जारी करने के लिए उन्होंने उपाय दिया था और कैबिनेट में भी बात रखी थी, उस पर जल्दी से जल्दी मंजूरी मिलनी चाहिए। अगर रिवॉल्विंग फंड जारी हो जाएगा तो फिर इन्हें वेतन के लिए ऐसे रुकना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये कही गई है कि जैसे जिला परिषद कैडर को 6ठे वेतन आयोग का लाभ दिया गया है, वैसे ही लाभ अब इन्हें भी मिलने चाहिए। इनके कुछ एक वित्तीय लाभ रुक गए हैं, जिसमें मेडिकल रिम्बर्समेंट है, ग्रेच्युटी है, एनपीएस ओपीएस है और अर्जित अवकाश है। ये इनके लिए भी लागू होने चाहिए और हो सके तो ग्रामीण विकास विभाग में इन्हें मर्ज किया जाए। अगर इस विभाग में इन्हें मर्ज किया जाता है तो सभी परेशानियां इनकी खत्म हो जाएगी और इससे ज्यादा अतिरिक्त बोझ भी सरकार पर नहीं पड़ेगा। फिलहाल हवाला कुछ ऐसा दे रहे हैं, लेकिन मर्जर की मांग तो अभी तक किसी भी वर्ग की पूरी नहीं हुई है। फिर चाहे वो कंप्यूटर शिक्षक हो या फिर हमारे ये ग्रामीण रोजगार सेवक हो या जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हों, मर्जर की मांग पर अभी तक कोई गौर नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने एक दफा फिर ये मांग उठाई है और लोकसभा चुनावों से पहले इन्होंने याद दिलाना चाहा है कि रिवॉल्विंग फंड कम से कम इनके लिए जारी होना चाहिए, जो कि 15 से 18 करोड़ तक का होगा। अब देखिए, भर्तियों पर आना चाहेंगे। कौन कौन सी भर्तियां बहुत बुरी तरह से लटक गई हैं, जिनका एक तरह से लोकसभा चुनाव से पहले कुछ नहीं होने वाला है, यानी कि जून तक का जिन्हें इंतजार करना पड़ेगा। कंप्यूटर शिक्षकों की जानकारी सबसे पहले हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। अभी देखिए, 985 पद भरने के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से जरूर यहां कहा गया था, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, ना ही इसकी रिक्विजिशन विभाग की ओर से भेजी गई है। अगर रिक्विजिशन भेज दी जाती तो फिर लोक सेवा आयोग यहां विज्ञापन जारी कर सकता था, अगली प्रक्रिया शुरू हो सकती थी। लेकिन विभाग ने इसकी रिक्विजिशन ही नहीं भेजी है, जिस वजह से अब यह भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। ये कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बड़ा झटका है, विशेष तौर से वो कंप्यूटर शिक्षक जो कि आउटसोर्स पर अपनी सेवाएं स्कूलों में दे रहे थे। 1300 के करीब इनकी संख्या थी और मात्र 12 से 13 हजार के करीब इन्हें वेतन मिलता है। लेकिन सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया था कि अभी लोक सेवा आयोग को जो पद भरने के लिए कहा गया है उसमें प्रायोरिटी इन्हें ही दी जाएगी और ये काम हो भी सकता था। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी बाधा नहीं बनता अगर रिक्विजिशन विभाग की ओर से दी जाती, लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ना ही इनका विज्ञापन जारी हुआ है, ना ही रिक्विजिशन भेजी गई है, जिस वजह से अब इंतजार इन्हें जून तक का करना होगा। अप्रैल से देखिए स्कूलों में नया सेशन शुरू होने जा रहा है और उससे ये आस बंधाए हुए थे कि हो ना हो इससे पहले पहले ही ये भर्ती प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एक तरह से रेगुलर भर्ती में शामिल होने का इन्हें मौका मिलेगा। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे थे, अब रेगुलर भर्ती में जब शामिल होंगे तो एक तरह से विभाग के दायरे में आ पाएंगे और इनकी सभी मुश्किलें खत्म होंगी। लेकिन अब जून तक का इन्हें भी इंतजार करना होगा। उसके बाद अगर रिक्विजिशन भेजी जाती है तो फिर भर्ती प्रोसेस शुरू हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी कोड ऑफ कंडक्ट जब तक लगा है तब तक इस भर्ती का कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा ही कुछ एचपीयू में भी हुआ है, वहां पर भी वाइस चांसलर की जो नियुक्ति है वो लटक गई है। 2 साल से देखिए ये पद खाली पड़ा है और छात्र संगठनों की ओर से मांग उठाई जा रही थी कि स्थायी नियुक्ति इस पद पर होनी चाहिए। 150 के करीब आवेदन भी आ गए थे, लेकिन अभी तक वाइस चांसलर की नियुक्ति वहां नहीं हो पाई है और अब इसमें भी जून तक का इंतजार करना होगा। हालांकि इससे पहले मंडी विश्वविद्यालय में जरूर अस्थायी नियुक्ति कर दी गई है वाइस चांसलर की। तो नए वीसी का इंतजार अब जून तक यहां छात्रों के लिए बढ़ गया है और छात्रों के लिए भी और अन्य स्टाफ के लिए भी, जिसमें शिक्षक भी हैं और गैर शिक्षक स्टाफ भी है। कुछ एक विभागों की वेबसाइट्स आज हमने चेक की थी, क्योंकि जैसे ही चुनावों को लेकर ऐलान होता है या आचार संहिता लगती है तो महज विभागों के पास 72 घंटे का समय होता है कि वो अपनी वेबसाइट से पोस्टर्स और बैनर्स हटा दे। शिक्षा विभाग ने अभी तक ये पोस्टर नहीं हटाए हैं। कारण ये भी है, आज रविवार का दिन है, हो सकता है अब सोमवार को कल सुबह तक ये पोस्टर और बैनर वहां से हटा दिए जाएं। वेबसाइट पर दरअसल कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की फोटोज रहती हैं, इन्हें नहीं लगाया जा सकता है, इन्हें हटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
कोड ऑफ कंडक्ट में, नहीं तो ये उल्लंघन माना जाता है। तो शिक्षा विभाग ने अभी तक फिलहाल ये कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा अगर हम शहरी विकास विभाग की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट या टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानकारी दें, तो अन्य विभागों ने ये सरकारी बैनर या पोस्टर अपनी वेबसाइट से बिल्कुल हटा दिए हैं। अभी शिक्षा विभाग बच गया है और हो सकता है कि अगले कल तक यहाँ विभाग भी अपनी वेबसाइट से ये पोस्टर्स हटा दें, क्योंकि देखिए उन भर्तियों की जानकारी हम दे रहे थे जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के चलते लटक गई हैं। तो इसमें एक और भर्ती है, ये एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर भर्ती से संबंधित जानकारी हम लेकर आए हैं। हालांकि अगर ड्राइवर भर्ती की बात करें तो 1 साल का समय हो गया है। ये लगभग 300 पोस्टों के लिए भर्ती करवाई गई थी और इसमें देखिए 600 के करीब अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था। 4500 के करीब टेस्ट में शामिल हुए थे, जिसमें से 600 की सिलेक्शन हुई थी। लेकिन बीच में ही कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत कर दी कि इसमें नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। फिर निर्देश जारी ये हुए थे परिवहन निगम को कि भर्ती नियमों में बदलाव किया जाए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के बीच में तो ये नियम बदले नहीं जा सकते थे, इसलिए समय काफी ज्यादा हो गया बीच में भी। और अभी देखिए कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, तो अब जून तक का इंतजार इसमें भी करना होगा। कंडक्टर भर्ती की बात करें तो देखिए आचार संहिता लगने से ठीक एक दिन पहले रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ये 360 पदों पर करवाई गई है और इसमें चयन 357 अभ्यर्थियों का हुआ है, यानी कि 357 कंडक्टर इसमें चयनित हुए हैं। लेकिन नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, ना ही ड्राइवर भर्ती में ना ही कंडक्टर भर्ती में, क्योंकि या तो फिर इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी या फिर जून तक का ही इंतजार करना होगा। तो अब देखना होगा कि यहाँ क्या कुछ किया जाता है परिवहन निगम की ओर से। यहाँ नियुक्ति के लिए परमिशन ली जाती है ताकि जल्दी ड्राइवर कंडक्टर भर्ती हो सके, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट के हटने का यहाँ इंतजार किया जाएगा। अगर इंतजार किया जाएगा तो जून तक के महीने के लिए फिर यहाँ ठहरना होगा उन अभ्यर्थियों को। और अभी मौजूदा समय में जो स्टाफ है एचआरटीसी के पास, उन्हीं से ही अपने रूट्स पूरे करने होंगे, यानी कि बसेस चलाने के लिए उन्हीं स्टाफ के कर्मचारियों को कहना होगा, उसी से ही अपना गुजारा करना होगा। अभी काफी ज्यादा कमी चल रही है स्टाफ की एचआरटीसी में, इसीलिए मांग ये उठाई जा रही थी कि जल्द से जल्द ड्राइवर और कंडक्टर भर्ती को पूरा किया जाए। अब ड्राइवर भर्ती तो खैर हम बता ही चुके हैं हालात कैसे हैं, कि अभी तक भर्ती नियमों में इसमें बदलाव करने के लिए कहा गया था, वही नहीं हो पाया। भर्ती प्रक्रिया ये बीच में ही फंसी रह गई जब कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत की। लेकिन कंडक्टर भर्ती का रिजल्ट हुआ भी घोषित और आचार संहिता से ठीक एक दिन पहले घोषित हुआ है। अब इसे पूरा करने के लिए चुनाव आयोग की या तो अनुमति लेनी होगी या फिर कोड ऑफ कंडक्ट के हटने तक का इंतजार करना होगा। पुलिस भर्ती का बेसब्री से अभ्यर्थियों में इंतजार था और इस बार तो देखिए भर्ती नियम भी नए सामने आए हैं, एक तरह से संशोधन हुआ है पिछले नियमों के मुकाबले। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंतजार इसमें इसलिए अभ्यर्थियों का बढ़ गया है, लेट लतीफी यहां सरकार की ओर से ही दिखाई गई। जो संशोधन किया गया है उसकी नोटिफिकेशन भी अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है, एक तरह से फाइनल नोटिफिकेशन ही सामने नहीं आ पाई है। और जो मामला था वो भर्ती एजेंसी को लेकर ही उलझा रहा। लोक सेवा आयोग और पुलिस विभाग के बीच ये मामला भर्ती एजेंसी को लेकर उलझा रहा। यही तय नहीं हो पाया कि भर्ती एजेंसी किसे बनाना है। एक तो ये कारण हम समझ सकते हैं, दूसरा कारण ये है कि बार बार भर्ती नियमों में संशोधन किया जा रहा है। पहले एक बार बदलाव हुआ, फिर दूसरी बार फिर बदलाव किया गया, और जो दूसरी बारी का बदलाव था देखिए उसमें देखने में क्या आया कि अभी तक जो रूल्स हैं यानी कि फाइनल रूल्स है वही नोटिफाई नहीं हो पाए हैं, यानी कि अंतिम रूप से ही यहाँ रूल्स को नोटिफाई नहीं किया गया है। हालांकि जो बदलाव हुए थे उसमें महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है और इसके अलावा एक और शर्त रखी गई है, ये डोप टेस्ट को लेकर थी कि जो भी अभ्यर्थी होंगे पहले उनका डोप टेस्ट होगा, वो किसी तरह के ड्रग्स या नशा तो नहीं लेते हैं। ये नया इस बार बदलाव हुआ था। ये हालांकि दोनों बदलाव पहले कर दिए गए थे, लेकिन दूसरी बार जो बदलाव हुआ था उसके मुताबिक डीजीपी को स्पोर्ट्स विभाग को कुछ एक नाम स्पॉन्सर करने के लिए कहना था स्पोर्ट्स कोटे के लिए, जो कि अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी और उससे पहले आचार संहिता लग गई है। अब यहाँ भी बात जून तक गई। तो एक तरह से कुछ भर्तियों में तो हम ये कह रहे हैं कि रिक्विजिशन नहीं भेजी गई थी, लेकिन इसमें तो फाइनल रूल्स ही नोटिफाई नहीं हो पाए थे, इसलिए यहां पर इंतजार काफी लंबा हो गया है। ऐलान सबसे पहले पुलिस भर्ती का ही किया गया था, लेकिन अभी तक इसी में ही प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। और जैसा कि हम कह रहे हैं प्रक्रिया शुरू होना बहुत दूर की बात है, फाइनल रूल्स नोटिफाई नहीं हो पाए, बार बार इसमें संशोधन किया गया और अभ्यर्थी इंतजार में ही रह गए। ये 1226 के करीब पद भरे जाने थे, 870 पद इसमें पुरुष कांस्टेबल के और 292 पद महिला कांस्टेबल के भरे जाएंगे, जबकि 57 पद ड्राइवर के भी इसमें भरे
जाने हैं और 30% कोटा महिलाओं को दिया जाएगा। डोप टेस्ट होगा क्या है, खैर इसे लेकर पहले नोटिफिकेशन सामने आ गई थी, लेकिन फिर स्पोर्ट्स कोटे को लेकर यहाँ थोड़ा सा बदलाव हुआ था। अभी तक ये नोटिफाई नहीं हो पाया है और अब यहाँ भी जून तक का कम से कम इंतजार बढ़ चुका है। तो ये बेरोजगार युवाओं के लिए एक हम दुख भरी खबर कह सकते हैं, क्योंकि बेसब्री से पुलिस भर्ती का इंतजार हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रहता है। किन भर्तियों में अब राहत मिलने वाली है ये आपको बता देते हैं। अभी तकरीबन हमने आपको 6 से 7 ऐसी भर्तियां गिनवा दी जिसमें क्या पेच फंस गया है या कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से भी वो नहीं हो पाएंगी, या जहां कोड ऑफ कंडक्ट का असर भी नहीं होगा तो कारण क्या रह गया है। जैसे कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की हमने जानकारी दी, रिक्विजिशन नहीं भेजी गई है तो अब उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। हालांकि भेज दी जाती तो देखिए लोक सेवा आयोग पर फिर कोई भी असर कोड ऑफ कंडक्ट का नहीं हो सकता है धारा 11 के तहत। तो लेकिन रिक्विजिशन नहीं भेजी गई है और ना ही विज्ञापन जारी हुआ है, तो अब यहाँ कंप्यूटर शिक्षकों के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है इंतजार करने के अलावा। अब देखिए उन भर्तियों पर आना चाहेंगे जिनके लिए एक राहत है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा आचार संहिता की धारा 11 के तहत लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग की जो वर्किंग रहती है उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, यानी कि उस पर एक तरह से कोई रोक नहीं रहने वाली है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा शिक्षा विभाग की कुछ भर्तियों को होगा। अगर हम पीजीटी की बात करें इसके लिए, क्योंकि विज्ञापन जारी कर दिया गया है, रिक्विजिशन भी चली गई थी लोक सेवा आयोग के पास और विज्ञापन भी जारी हो चुका है। लगभग इसमें 585 पद भरे जाएंगे जिसके लिए विज्ञापन निकला है। तो अब प्रक्रिया यहाँ शेड्यूल के अनुसार जारी रहेगी। कोड ऑफ कंडक्ट का इस भर्ती में कोई भी असर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ये पीजीटी से जुड़ी जानकारी हमने दी। अगली बात टीजीटी की फाइनल लिस्ट की करना चाहेंगे। ये बैच वाइज आधार पर भर्ती होनी है और इसमें भी कोड ऑफ कंडक्ट असरदायक नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव आयोग की अनुमति यहां लेनी होगी। जो पीजीटी वाली भर्ती है भले ही प्रक्रिया उसमें जारी रहेगी भर्ती की, लेकिन लास्ट में नियुक्तियां देने के लिए यहां भी चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। और जो टीजीटी फाइनल लिस्ट के बारे में हम बता रहे हैं यहां भी चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी, लेकिन भर्ती प्रोसेस इसमें बिल्कुल जारी रह सकता है। तीसरी बात करना चाहेंगे जेबीटी और शास्त्री बैच वाइज भर्ती की। तो यहां अभी तक काउंसलिंग का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में फंसा है और देखिए पहले तो यहां कोर्ट की अनुमति लेनी होगी, फिर चुनाव आयोग को यह मामला भेजना होगा। पहले तो सबसे बड़ी अड़चन यही है कि कोर्ट में मामला लटका है। अब यहां कोर्ट से कैसे अनुमति ली जाती है। और जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से तो यह आरोप लगाया गया है कि एक और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि फाइल दायर करने के लिए कह दिया गया है एडवोकेट जनरल अनूप रतन को, लेकिन अनूप रतन जी के पास जब वो पहुंचे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सरकार ने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए हैं, ना ही उन्हें ऐसे मामले की कोई जानकारी है। तो अब इसके बाद सरकार की कार्यप्रणाली पर भी जेबीटी अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि इनकी बैच वाइज भर्ती पूरी कैसे होगी जब सरकार यहां स्पष्ट ही कुछ नहीं कर रही है, और कब तक कोर्ट से इसमें अनुमति ली जाएगी ये बात भी क्लियर करे। ये क्योंकि देखिए भर्ती प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट का कोई असर नहीं है, लेकिन मामला जेबीटी और शास्त्री का कोर्ट में पहुंच गया है। अगर अनुमति मिल जाती है तो फिर निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के बाद यहां भी नियुक्तियां दी जा सकती हैं जून से पहले पहले। टीजीटी और जेबीटी कमीशन की बात करें तो यहां भी अभी तक पद विज्ञापित नहीं हुए हैं, तो इन्हें भी जून तक का इंतजार करना होगा क्योंकि रिक्विजिशन इनके मामले में भी नहीं भेजी गई है। कमीशन की हम बात कर रहे हैं, टीजीटी और जेबीटी कमीशन। खैर जेबीटी के सबसे ज्यादा पद अभी सरकारी स्कूलों में खाली है और यही तर्क बार बार शिक्षकों की ओर से भी दिया जाता है कि कम से कम इन पदों को भरने के लिए जल्दबाजी दिखाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। पटवारी भर्ती पर भी आना चाहेंगे। इसमें 784 अभ्यर्थियों की सिलेक्शन होनी थी। ये राजस्व विभाग में पटवारी के पद भरे जाने थे और सिलेक्शन भी होनी थी, लेकिन यहां भी एक तरह से हम ये सरकार की लेट लतीफी ही कहना चाहेंगे, जो कि अभी तक सिलेक्शन ही यहां पर इन अभ्यर्थियों की नहीं हो पाई है। दरअसल चयन के लिए इसमें भर्ती एजेंसी तय की जाती है। जो पहले भर्ती एजेंसी थी सिलेक्शन करने के लिए वो डायरेक्ट लैंड रिकॉर्ड की थी, लेकिन इसी भर्ती को एक तरह से सिलेक्शन के तौर पर रखा, इसी एजेंसी को एक तरह से सिलेक्शन के तौर पर रखा गया था। लेकिन हुआ क्या कि बीच में कुछ विवाद हो गया था और उसके बाद डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड भर्ती एजेंसी ने इनकार कर दिया कि अब ये अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं करने वाली है। और फिर सोच विचार ये हो रहा था कि क्यों ना राज्य चयन आयोग को ये जिम्मा दिया जाए। हालांकि उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग को भी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग जैसा कि सभी जानते हैं भंग कर दिया गया है। उसके बदले राज्य चयन आयोग का गठन किया गया है। और यहाँ कार्मिक विभाग की ये लेट लतीफी कहना चाहेंगे कि राज्य चयन आयोग को इस बारे में कोई भी निर्देश नहीं दिए गए हैं और अभी तक इन पदों की कोई भी जिम्मेदारी यानी कि राज्य चयन आयोग को नहीं दी गई है। तो जून तक का इंतजार यहाँ भी अब अभ्यर्थियों को करना होगा।
तकरीबन ये देखिए 784 अभ्यर्थी थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा उसके बाद, क्योंकि फिर सरकार ट्रेनिंग भी इनसे करवाती है, लेकिन भर्ती एजेंसी ही तय नहीं हो पाई और जिम्मा राज्य चयन आयोग को भी देना चाहिए था। ये भी बात अब यहाँ अभ्यर्थियों की ओर से कही जा रही है, लेकिन कार्मिक विभाग ने सही समय पर यह कदम नहीं उठाया या पहले इस पर कोई सोच विचार नहीं हुआ, इसलिए अब ये मामला भी जून तक लटक गया है। देखिए, पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी बार बार सवाल कर रहे हैं कि उनके रिजल्ट घोषित करने के लिए अब क्या कुछ किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है, सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है, क्योंकि इसमें 7 के करीब व्यक्ति हैं जिन पर आशंका बनी हुई है पेपर लीक होने की या FIR जिन पे दर्ज है, तो 7 पदों को छोड़कर तकरीबन 1860 पदों पर रिजल्ट घोषित किया जाए। ये पहली बात है। कैबिनेट में अप्रूवल मिल गया है, जिसके बाद कार्मिक विभाग को फाइल वापस गई है। अब कार्मिक विभाग की ओर से इसमें चिट्ठी भेजी जाएगी लोक सेवा आयोग को, जिसमें यह भर्ती उनसे वापस मांगी जाएगी। लोक सेवा आयोग ने पहले भी ये क्लियर कर दिया था कि जिन भर्तियों में विजिलेंस जांच चल रही है उन्हें वो नहीं लेंगे, ना ही उसमें रिजल्ट घोषित करेंगे। इसलिए लोक सेवा आयोग से अब इस भर्ती को वापस ले लिया जाएगा। हालांकि ये भी यूं ही भर्ती लोक सेवा आयोग वापस नहीं देने वाला है, बल्कि इसके लिए लोक सेवा आयोग में फुल कमीशन की बैठक होगी। उसमें फिर डिसीजन होगा कि इस भर्ती को कार्मिक विभाग को वापस देना है, एक तरह से ये फाइल लौटानी है। और जब कार्मिक विभाग को ये चिट्ठी वापस लोक सेवा आयोग की ओर से जाएगी तो फिर राज्य चयन आयोग को ये पूरा जिम्मा सौंप दिया जाएगा। अब सवाल इसमें यह था कि कहीं कोड ऑफ कंडक्ट प्रभाव तो नहीं डालेगा इस भर्ती पर या रिजल्ट घोषित होने पर। कोड ऑफ कंडक्ट का इस पर कोई भी असर नहीं रहने वाला है, ये हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा अभ्यर्थियों को भी कि तकरीबन 7 पदों को छोड़कर 1860 पदों पर रिजल्ट घोषित हो जाएगा, लेकिन तकरीबन अभी 15 से 20 दिन का समय इसमें भी लगेगा। अभी देखिए, लोक सेवा आयोग को चिट्ठी जाएगी, फिर फुल कमीशन की बैठक लोक सेवा आयोग में होगी, फिर वापस से फाइल कार्मिक विभाग के पास आएगी और फिर कहीं जाकर राज्य चयन आयोग को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार तो इसमें भी करना होगा अभ्यर्थियों को। हालांकि रिजल्ट घोषित हो जाएगा, इसके लिए रास्ता यहां पर जरूर निकाल लिया गया है। अब उपचुनावों पर आना चाहेंगे। क्या उपचुनाव टल सकते हैं? ये सवाल बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखिए अगले कल होना है। एक तरह से सुनवाई 18 मार्च को इस पर होने वाली है। बेसब्री से इसका इंतजार किया जा रहा है और कानून के विशेषज्ञ क्या बताते हैं ये आपको बता देते हैं। देखिए, बेशक कोड ऑफ कंडक्ट लग गया हो, लेकिन हिमाचल में चुनाव का प्रोसेस 7 मई 2024 को जारी होने वाली अधिसूचना के साथ शुरू होगा। इसलिए इस तारीख से पहले बागी विधायकों की याचिका में होने वाले फैसले से उपचुनाव प्रभावित रहेगा। इसी संभावना को देखते हुए भाजपा ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी कि सभी को सुनवाई का ही इंतजार है। अगले कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी उपचुनावों को लेकर भी। अगर प्रत्याशियों को लेकर भी बात करें तो देखिए, कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी अभी तक तय नहीं किए गए हैं या लिस्ट सामने नहीं आई है। हालांकि भाजपा ने यहां 2 अपने प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल कर दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं और सुरेश कश्यप हैं, जो कि पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाकी के 2 संसदीय क्षेत्रों से अभी तक फाइनल प्रत्याशी भाजपा की ओर से भी तय नहीं किए गए हैं। मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी जानकारी दें तो ये न्याय यात्रा के लिए मुंबई गए हैं, मुंबई से दिल्ली लौटेंगे, वहां हाईकमान के साथ चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ यहां प्रत्याशियों के साथ, यानी कि जो प्रत्याशी अभी तक तय किए गए हैं उनके साथ क्योंकि पहले चर्चा हो चुकी है, तो ये रिपोर्ट भी वो हाईकमान के समक्ष रखने वाले हैं। और अगले कल की स्थिति पर भी यहां भाजपा और कांग्रेस की पूरी नजर रहने वाली है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर अगले कल ही स्थिति साफ होगी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो अभी राजनीतिक दलों के पास प्रत्याशी तय करने के लिए बहुत कम समय रह गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का शेड्यूल सामने आ गया है। अब जल्दी से जल्दी यहां पर लिस्ट तैयार की जाएगी कि लोकसभा चुनाव में क्या कौन से प्रत्याशी रहेंगे। और उपचुनावों को लेकर अभी हम भी कुछ नहीं कह रहे हैं, कारण ही बड़ा ये है कि देखिए अगले कल स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तक भाजपा भी इसी वजह से चुप्पी साधती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जिस हिसाब की प्रेस वार्ता की है, तो साफ तौर पर वो दावा करते नजर आ रहे थे कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की जीत होगी और उपचुनावों में भी उनकी ही जीत होने वाली है। उपचुनाव काफी अहम रोल निभाने वाले हैं सरकार बनाने के लिए, ऐसी बातें उनकी ओर से जरूर कही गई हैं। लेकिन हर किसी की नजर अभी अगले कल पर है और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की सुनवाई होती है, क्या फैसला सामने आता है, इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होने वाली है बाय इलेक्शंस को लेकर।
देखिए, इलेक्शन शेड्यूल भी बदला है। आज रविवार का दिन था। भारत निर्वाचन आयोग ने कल प्रेस वार्ता के जरिए जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया था उसमें रविवार को कुछ बदलाव किया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मतगणना की तारीख बदली गई है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में 2 जून को मतगणना होगी। इसके अलावा जो बाकी राज्यों के लिए शेड्यूल जारी हुआ था उसे एज इट इज रखा गया है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।